Hello friends, I hope you all are doing great. So today we will do AK model और जैसे हम कहते हैं endogenous economic growth or endogenous model. It is given by Paul Romer. So I will cover other models also like Solow model, Rani's and Fay model, Harrod-Domer model. Okay, so firstly we will do AK model in this video. So let's get started. अगर हम बात करें कि एंडोजिनस ग्रोथ मॉडल क्या है या एके मॉडल क्या है, तो मैं एक आपको बेसिक इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ पहले एक्सप्लेन करने से पहले कि ये क्यों आया, क्या इनके थॉट प्रोसेस थे, ये सारे इकोनॉमिस्ट थे कैसे डिफरेंट थे, इनकी अप्रोच कैसे डिफरेंट थी। तो अगर मैं बात करूँ, ये मॉडल आया है हमारा इन 1980s के आसपास, ठीक है। तो उससे जो पहले के इकोनॉमिस्ट थे ना, उनका कहना ये था कि जैसे आप लॉन्ग रन सप्लाई कर्व, शॉर्ट रन सप्लाई कर्व सबको पता है, यहाँ पे हम आउटपुट लेते हैं, यहाँ पे हम प्राइस लेवल लेते हैं वाई एक्सिस पे, एंड हमारा लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व ये होता है, वर्टिकल होता है, जो कि ये दिखाता है कि इन लॉन्ग रन दिस इज द मैक्सिमम कैपेसिटी हमारी एक इकोनॉमी की जो अटेन कर सकते हैं यूजिंग आर ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज एफिशिएंटली। हम ये पढ़ते हैं अभी तक कि हमारा लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का वर्टिकल होता है, क्योंकि ये मैक्सिमम आउटपुट है जो हमारी इकोनॉमी अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करके मैक्सिमम इतना प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। तो सारे इकोनॉमिस्ट का कहना था कि हमारा लॉन्ग रन जो एग्रीगेट सप्लाई है ना, उसमें ग्रोथ मतलब वो इंक्रीज जब भी हो सकती है जब कोई एक्सोजिनस फैक्टर पिक्चर में आए। इट मीन्स या हम एक न्यू टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करें या हम न्यू रिसोर्सेज को लाएं, मतलब उसके अलावा हम लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई में ग्रोथ नहीं कर सकते, मतलब उसको राइटवर्ड शिफ्ट नहीं कर सकते विदाउट एनी एक्सोजिनस फैक्टर। आई थॉट आई एम क्लियर इन दैट पॉइंट, दिस पॉइंट, ठीक है। तो उनका कहना ये था कि सारे जो फैक्टर्स हैं वो एक्सोजिनस होते हैं, कि अगर इसको हमें राइटवर्ड शिफ्ट कराना है तो एक एक्सोजिनस फैक्टर रिक्वायर्ड है, दैट्स इट। फिर 1980s में कुछ इकोनॉमिस्ट जो पॉल रोमर के अंडर थे, उन्होंने ये देखा कि ये एक्सोजिनस फैक्टर का कॉन्सेप्ट ही गलत है। इनका कहना ये था जो भी एक इकोनॉमी में ग्रोथ होगी, चाहे वो लॉन्ग रन ही क्यों ना हो, वो सारी एंडोजिनस फैक्टर से होती है। अब एंडोजिनस फैक्टर्स मतलब वो फैक्टर जो कि सिस्टम के अंदर हैं, हमें बाहर का कुछ नहीं चाहिए, हमारे जो इनबिल्ड अंदर हमारा जो सिस्टम है वो ही कैपेबल है लॉन्ग रन की ग्रोथ को राइटवर्ड शिफ्ट करने में या बढ़ाने में, ये शिफ्ट करने में, ठीक है। तो क्योंकि इनका कहना था एंडोजिनस फैक्टर्स हैं, तो इसलिए इस मॉडल का नाम हमारा एंडोजिनस ग्रोथ मॉडल बन चुका है, ठीक है। अब इसके बारे में जो एक्सप्लेन करना है वो मैंने अपने खुद के नोट्स इस वीडियो में लगाए हैं, कि उससे बाहर आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है। जो मैंने नोट्स अब मैं जो फॉरवर्ड आगे जो भी वीडियोस बनाऊंगी उसमें मैं प्रेफर करूंगी मेरे खुद के नोट्स जो मैंने पढ़े वही इनफ थे मेरे को यूजीसी नेट क्रैक करने में, गेट भी क्रैक करने में। अगर वो भी आप दो दो तीन तीन बार, मैंने ये देखा है कि सबसे दिक्कत जो आती है ना, हम पढ़ लेते हैं टॉपिक्स को, आपने एक मॉडल पढ़ लिया, आपको अभी समझ भी आ गया, बट ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस मॉडल को या इस अपने नोट्स को 2 से 3 बार रिवाइज करें पेपर में जाने से पहले। इट्स नॉट लाइक कि कल पेपर है और मैं आज 2-3 बार ही पढ़ रही हूँ। इट मीन्स कि अगर आपने एक बारी नोट्स बना लिए हैं, पूरा रजिस्टर आपका भर चुका है, तो रेदर देन फोकसिंग ऑन न्यू टॉपिक्स, आपको ये जो लिखे हुए हैं आपके टॉपिक्स
उस रजिस्टर को भी 2 से 3 बार रिवाइज करना जरूरी है, जब भी चीजें हमारे माइंड में सेट होती है और जब भी वो लॉन्ग टर्म भी रहती है। ठीक है, तो मैं आपसे जो भी है अपने नोट्स खुद के अटैच करूंगी, जो मैंने पढ़ा था, जो कि इनफ है अगर आप लोगों को कोई भी एजेंडा है, मतलब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको क्लियर करना है या वैसे भी समझना है। और ये सारे जो मॉडल्स है ना वो इंटरलिंक्ड हैं। ये आपको तब पता चलेगा जब मैं ज्यादा से ज्यादा मॉडल्स को कवर कर लूंगी, तो आपको पता चलेगा कि जो हैरोडोमर मॉडल में दिखाया था वो एके मॉडल में भी है एंड वाइस वर्सा। तो सारे ये मॉडल जो है आपस में इंटरलिंक्ड है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे एके मॉडल। इसको हम एंडोजिनस ग्रोथ मॉडल कहते हैं। इसका मतलब है एवरीथिंग इज विद इन द सिस्टम। जो भी हो रहा है, जो भी ग्रोथ होगी, वो सारी हमारे सिस्टम के अंदर से ही होगी। ठीक है, तो एके मॉडल इज अ स्पेशल केस ऑफ कॉप डगलस। अब आपको ये बताना चाहिए कॉप डगलस का प्रोडक्शन फंक्शन होता है, हम पढ़ते हैं ए इंटू के की पावर अल्फा एल की पावर 1 माइनस अल्फा। दिस इज द कॉप डगलस मॉडल। लेकिन एके मॉडल एक स्पेशल केस है कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का विद CRS, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। मतलब इन दोनों की पावर का सम 1 होगा, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, तो प्रोडक्शन फंक्शन कैसा होता है, y इज इक्वल्स टू ए इंटू कैपिटल की पावर अल्फा एंड लेबर की पावर 1 माइनस अल्फा। अगर हम इसमें अल्फा की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास सीधा आता है a इंटू के इंटू एल की पावर 0। और किसी भी नंबर की पावर या किसी भी अल्फाबेट की पावर 0 का मतलब उसकी वैल्यू हो जाती है 1। सो ए के इंटू 1 इज इक्वल्स टू ए के। तो इसी से हमारा नाम पड़ गया ए के मॉडल। ठीक है, तो हमारा आ गया y इज इक्वल टू ए के या ए के मॉडल, इसी से नाम आया। अब बात आती है आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल, दैट इज अल्फा इज इक्वल्स टू 1। यूजीसी नेट में अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो कई बार पूछा जाता है कि प्रोडक्शन फंक्शन की आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल क्या है या आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर क्या है। तो इलास्टिसिटी क्या बताती है, आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल का मतलब परसेंटेज चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन कैपिटल। जैसे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ते हैं तो हम क्या लिखते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो सिमिलरली अगर मैं आउटपुट इलास्टिसिटी की बात कर रही हूँ तो ये हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन आउटपुट बाय परसेंटेज चेंज इन, कौन सा फैक्टर ले रही हूँ यहाँ पे, मैं कैपिटल के बारे में बात कर रही हूँ तो यहाँ पे कैपिटल आएगा, लेबर कहूंगी तो लेबर आएगा। तो इनका जो पावर होती है वो हमें बताती है उनकी क्या इलास्टिसिटी है। ठीक है, तो अगर आप कहोगे आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल तो वी विल से अल्फा, और अगर लेबर तो 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो प्रोडक्शन फंक्शन बिकम लीनियर इन के एंड डज नॉट हैव डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल टू कैपिटल। जो भी इससे पहले के मॉडल्स थे उनमें इकोनॉमिस्ट ने ये कहा था कि कैपिटल का जो रिटर्न्स होता है वो डिमिनिशिंग होता है। जैसे जैसे आप कैपिटल को ज्यादा एम्प्लॉय करते रहोगे, यूज करते रहोगे, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो डिक्रीज होता रहेगा। ठीक है, बट यहाँ पे अगर आप देखो जितना आप कैपिटल बढ़ाओगे उतना ही आउटपुट बढ़ेगा। तो क्या यहाँ पे डिमिनिशिंग हम कह सकते हैं कि ये डिमिनिशिंग है? नहीं, यहाँ पे ये कह रहा है कांस्टेंट रिटर्न है कैपिटल का। ये एक मेजर डिफरेंस है दूसरे इकोनॉमिस्ट में और ए के मॉडल में। ठीक है, तो इनका ये कहना है कि जैसे हम बोलते हैं कि कैपिटल का डिमिनिशिंग रिटर्न्स होता है, लेकिन ए के मॉडल के अकॉर्डिंग यहाँ पे कांस्टेंट रिटर्न है। जितना हम के को बढ़ाएंगे उतना ही हमारा आउटपुट भी बढ़ेगा, उसके प्रोपोर्शन में ही, उसके मल्टीपल में ही। ठीक है, तो आउटपुट इलास्टिसिटी हमारी 1 है। प्रोडक्शन फंक्शन बिकेम लीनियर इन के एंड डज नॉट हैव डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल नहीं है कैपिटल का, ये मस्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं के की बात करूं तो कैपिटल में फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल दोनों आते हैं यहाँ पे। यू नहीं है कि कैपिटल का मतलब सिर्फ फिजिकल कैपिटल है या सिर्फ ह्यूमन कैपिटल है, दोनों है। ठीक है, दोनों चीजें हैं यहाँ पे। अब बात आती है आगे कि
इट इज सिंपलेस्ट पॉसिबल एंडोजिनस ग्रोथ मॉडल। ये बिल्कुल सिंपल एंडोजिनस ग्रोथ मॉडल है। इसमें प्रोडक्शन फंक्शन को अज्यूम किया गया है कि वो लीनियर है इन ओनली कैपिटल। कैसे? क्योंकि हमने अभी पीछे निकाला है y इज इक्वल टू ए के, तो लीनियर ही तो है, इनकी पावर कुछ है थोड़ी। लीनियर कब होता है? जब सबकी पावर 1 होती है। अगर यहाँ पे ए के स्क्वायर होता तो ये क्वाड्रेटिक बन जाती, 2 पावर आ जाती। तो यहाँ पे ये सिंपल मॉडल है जिसमें लीनियर हमारी इक्वेशन है, ठीक है, तो ये लीनियर है। अब अगर मैं बात करूं कि y इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल और a के, जो हमने अभी निकाला है, तो यहाँ पे k जो है वो कैपिटल है, जिसमें ह्यूमन कैपिटल भी आता है और इसमें फिजिकल कैपिटल भी आता है। और a की मैं बात करूं तो मैं क्या इस a को मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल कह सकती हूँ? अब आप कहोगे ऐसे कैसे कह दिया? तो y इज इक्वल्स टू ए के, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं विद रिस्पेक्ट टू k तो मेरा क्या आएगा? a। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू k आ गया मेरा a, और डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू k मतलब कैपिटल के चेंज होने से आउटपुट में कितना चेंज हुआ, वो हमारा a है। तो मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ही तो है कि कैपिटल के चेंज होने पे हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट कितना हुआ, तो वो a हमारा क्या दिखाता है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। अब बात करते हैं इन 1980s इट बिकेम क्लियर दैट स्टैंडर्ड नियोक्लासिकल एक्सोजेनस ग्रोथ मॉडल stated that economies without technological change will finally converge to a steady state with zero per capita growth due to diminishing returns to capital। इनका कहना यह है 1980s से पहले जो नियो क्लासिकल्स थे नियो क्लासिकल्स उन्हीं का ही थोड़ा सा आगे बढ़ के था, जिनकी क्लासिकल्स जैसी ही थॉट थी ठीक है। और क्लासिकल्स केंशियन आई थिंक मैंने कवर किए हुए एक वीडियो में कि क्लासिकल्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, केन्स का कहाँ था, और क्लासिकल से केन्स कैसे आए, फिर केन्स से फिर मिल्टन फ्रिडमैन कहाँ से आए, वो मैंने पूरी सीक्वेंस बना रखी है, आप मैं प्रेफर करूंगी आप वो देख लें। तो उनका कहना ये था कि अगर हम टेक्नोलॉजिकल चेंज नहीं करते हैं तो एक ऐसा फेज आएगा जहां पर कैपिटल की ग्रोथ जो है ना वो जीरो हो जाएगी और हम एक स्टेडी स्टेट मतलब एक ही पॉइंट पे रह जाएंगे, बढ़ ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अज्यूम करते हैं कि कैपिटल का जो रिटर्न्स है वो डिमिनिशिंग है, वो टाइम टू टाइम कम होता रहेगा। तो और ऐसे करके हम एक कन्वर्ज कर जाएंगे ऐसी स्टेट पे जहां पर जीरो पर कैपिटा ग्रोथ होगी, ठीक है। तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पॉल रोमराय इन 1986 एज न्यू ग्रोथ थ्योरी लेके अपने, विच स्टेट दैट की डिटर्मिनेंट्स ऑफ ग्रोथ आर एंडोजिनस। मतलब जो आप कह रहे हो ना कि जो डिटरमाइन करेंगे ग्रोथ को, वो डिटर्मिनेंट्स वो सारे एंडोजिनस होते हैं इन द मॉडल एंड लॉन्ग रन ग्रोथ। और अगर मैं लॉन्ग रन ग्रोथ की बात करूं वो नहीं डिटरमाइन होती बाय द एक्सोजिनस फैक्टर, कि एक्सोजिनस फैक्टर से ग्रोथ डिटरमाइन नहीं होती लॉन्ग रन की, वो एंडोजिनस फैक्टर से ही होती है, जो कि हमने फर्स्ट स्लाइड में ही मैंने आपको समझाया था कि ये क्यों आया है मॉडल, इनका कैसे पॉइंट ऑफ व्यू अलग था। तो दिस फंक्शन अगर मैं y इज इक्वल्स टू ए के लिखूं, ये डिस्प्ले करती है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल एंड कांस्टेंट रिटर्न्स टू कैपिटल। अब आप लोगों को कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल तो पता होगा कैसे निकलता है। अगर नहीं पता मैं बताती हूँ। अगर y इज इक्वल्स टू ए के है, हम लेबर या कैपिटल जो भी है उनका अगर मैं लैम्डा प्रोपोर्शन से बढ़ाती हूँ तो आउटपुट कितना बढ़ता है। अगर आउटपुट ज्यादा से बढ़ेगा तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स है, अगर कम से बढ़ेगा तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स है, और अगर इक्वल है तो कांस्टेंट रिटर्न है। तो अगर मैं यहाँ पर y और यहाँ पे लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूं पूरे फंक्शन को, तो मेरा क्या आएगा, सॉरी एक सेकेंड, यस मैं कह रही हूँ y मेरा है a के, तो अगर मैं k को लैम्डा प्रोपोर्शन से इंक्रीज कर दूं मतलब लैम्डा k कर दूं, तो इसको सॉल्व करूंगी, लैम्डा बाहर आ जाएगा, a k ऐसा ही रहेगा। तो लैम्डा a k क्या है हमारा, y के इक्वल है, y लिख दिया।
तो मेरा जो न्यू y है वो लैम्डा y है, मतलब लैम्डा देखोगे तो लैम्डा की पावर है 1, और मैंने जितना इसको बढ़ाया उतना ही मेरा न्यू आउटपुट में ग्रोथ उतना ही हुआ। तो ये दिखाता है मेरा कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। वहीं अगर ये ज्यादा होता, मान लो अगर ये स्क्वायर होता और मैं यहाँ पे लैम्डा से मल्टीप्लाई करती और इसका स्क्वायर करती, तो यहाँ पर ये भी स्क्वायर हो जाता और यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर भी हो जाता। तो यहाँ पे कैपिटल मैंने लैम्डा से बढ़ाया, लेकिन आउटपुट मेरा लैम्डा स्क्वायर से बढ़ेगा, तो हम कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है। ठीक है, तो मतलब जितना मैं इनपुट को बढ़ाऊंगी, अगर आउटपुट उससे ज्यादा से बढ़ रहा है तो वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स है। लेकिन यहाँ पर जितना मैंने कैपिटल को बढ़ाया, कैपिटल को लैम्डा टाइम्स करा, तो मेरा आउटपुट भी लैम्डा टाइम्स हो गया, तो इसलिए ये दिखाता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। और सेकेंड चीज है कांस्टेंट रिटर्न्स टू कैपिटल। ये है, आप लोगों को मैं बार बार कह रही हूँ, ये चीज याद रखनी है कि ए के मॉडल में CRS फॉलो होता है और कांस्टेंट रिटर्न्स टू कैपिटल होता है, क्योंकि और मॉडल्स में अगर मैं कैपिटल की बात करूं वो कहता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू कैपिटल होता है, लेकिन ए के मॉडल ऐसा है जिसमें कह रहे हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू कैपिटल होता है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू कैपिटल। ठीक है, जितना कैपिटल को बढ़ाओगे उतना ही आपका आउटपुट बढ़ जाएगा, तो कांस्टेंट रिटर्न है, जितना आप उसको बढ़ाओगे उतने मल्टीपल से आउटपुट भी बढ़ जाएगा। अब अगर मैं डिफरेंस बात करूं, डिफरेंस बिटवीन सोलो मॉडल एंड एके मॉडल इज दैट सोलो मॉडल अज्यूम करता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू कैपिटल। वही मैं चीज बार बार बोल रही हूँ कि और जो मॉडल्स हैं वो अज्यूम करते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू कैपिटल। जैसे जैसे हम कैपिटल को एड ऑन करते रहते हैं, तो सारे मॉडल ये अज्यूम करते हैं कि उसका कैपिटल का जो रिटर्न है वो हर साल कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, जबकि एक ही अज्यूम करता है कि ऐसा कोई भी एग्जिस्टेंस है ही नहीं कि डिमिनिशिंग रिटर्न होगा कैपिटल का। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इट अज्यूम्स दैट, यहाँ पे इट कौन है, एके मॉडल। तो एके मॉडल अज्यूम्स दैट व्हेन पीपल एक्यूमुलेट कैपिटल, learning by doing generates technological progress that tends to raise marginal productivity of capital, thus offsetting the tendency for marginal product to diminish as technology is unchanged। इनका कहना, पॉल रोमर का ये कहना है कि जब पैसा ज्यादा हो जाता है या ह्यूमन कैपिटल, ये कह रहे हैं कैपिटल के अंदर सिर्फ फिजिकल कैपिटल नहीं आता, ये ह्यूमन कैपिटल भी आता है। और ह्यूमन कैपिटल को ये कह रहे हैं, ये लोग जो ह्यूमन कैपिटल, जैसे हम जैसे लोग हैं एक फर्म के लिए, एक कंट्री के लिए, तो हम चीजें कर करके सीखते हैं, हम अपनी स्किल्स डेवलप करते हैं, उन्हें इंक्रीज करते हैं, जिससे इन लॉन्ग रन इनके द्वारा हम वैसे भी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, अगर कोई एक्सोजिनस फैक्टर ना भी हो तो भी। एम आई क्लियर? तो पॉल रोमर का ये कहना है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कैपिटल में फिजिकल नहीं आता, इसमें ह्यूमन कैपिटल भी आता है, और ह्यूमन कैपिटल में पॉल रोमर कहते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग इज द मेन थिंग, जो कि हमें लॉन्ग रन में एग्रीगेट सप्लाई को शिफ्ट करने में हेल्प करती है। इंसान धीरे धीरे सीखता है, अपने स्किल्स को डेवलप करता है, अपनी खुद की नई टेक्नोलॉजी डेवलप करता है। अगर हमारे पास ह्यूमन कैपिटल है और उनके पास स्किल है, वो धीरे धीरे सीख रहे हैं, तो हमें कोई भी लॉन्ग रन में एक्सोजिनस फैक्टर की जरूरत नहीं है, हम खुद ही कैपेबल हैं कि हम खुद लॉन्ग रन में ग्रोथ दिखा सकते हैं। पहले अगर मैं वैसे ही एक फॉर इंस्टेंस एक यूं ही एग्जाम्पल दूं, चाहे बेसिक मान लेना, चाहे इसे लिंक करो ना करो आपकी मर्जी। बैंक्स की अगर मैं बात करूं तो पहले पब्लिक बैंक में पैसे रखती थी, FD करा लेती थी, RD करा लेती थी, एक रिटर्न आता था। आज के टाइम में लोग इतने स्किलफुल हो गए, उन्हें पता है अपनी इनकम को वो कैसे यूटिलाइज करें जिससे उनका
लॉन्ग रन उनका जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा हो एज कंपेयर टू FDRD। वो कैसे होएगी? अब लोग क्या करते हैं, कुछ पोर्शन वो म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं, कुछ पोर्शन वो ट्रेड मार्केट में लगाते हैं। तो उन्होंने अपने आप की स्किल यूज करी कि कैसे मैं उसी पैसे को, जितना मेरे को रिटर्न FDRD में मिलता है, उससे ज्यादा कमा सकूं विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी। कैसे? वो बंदा कब सीखता है? जब वो लर्निंग बाय डूइंग एक बार सीखा, उन्हें इसने इतना ही रिटर्न मिला है FDRD से, तो क्यों ना अपने पैसे को और जगह इन्वेस्ट किया जाए। वो ट्रेडिंग भी करेगा, वो म्यूचुअल फंड्स में भी लगाएगा, वो थोड़ा पोर्शन RD में भी लगाएगा, थोड़ा FD में भी लगाएगा, जिससे उसका ग्रोथ जो है इससे तो ज्यादा होगी ना। तो इसी वे में पॉल रोमर कह रहे हैं कि लॉन्ग रन में कोई भी बाहर की जरूरत नहीं होती, सब हमारा लर्निंग बाय डूइंग है, हम खुद सीखते हैं, हम खुद कैपेबल हो जाते हैं ज्यादा अर्न करने में। ठीक है, अब बात आती है AK मॉडल प्रिडिक्ट करता है दैट अ कंट्रीज लॉन्ग रन ग्रोथ रेट विल डिपेंड ऑन इकोनॉमिक फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जो कि थ्रिफ्ट मतलब सेविंग पे डिपेंड करता है, और हमने रिसोर्स को कैसे बांटा है उनकी एफिशिएंसी पे, कि हमें रिसोर्स को भी ऐसे बांटना है, उन स्पेशलाइज लोगों को देना है जिससे वो मैक्सिमम आउटपुट निकाल सके। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन है जो आपको थोड़ा सा आना चाहिए, और बेसिक जो लास्ट इक्वेशन है वो आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, कि अगर ऑप्शंस में आते हैं, डिस्ट्रैक्टर्स में देते हैं, तो आपको पता होनी चाहिए कि हाँ ये वाली AK मॉडल की इक्वेशन है। सो लेट्स अज्यूम देयर इज अ सम पोर्शन है इनकम का जो कि हम सेव करते हैं, विच इज फर्दर इन्वेस्टेड, जो कि सेव करके हम फिर आगे इन्वेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो कैपिटल है वो है सेविंग माइनस एक पोर्शन मान रखा है कि मान लो कुछ ना कुछ डेप्रिशिएट हो रहा है। अब कैपिटल में मशीनरी भी आती है और ह्यूमन कैपिटल भी आती है, तो मशीनरी तो डेप्रिशिएट होगी ना। हम कह रहे हैं ह्यूमन कैपिटल चाहे ना हो, वो तो लर्न बाय डूइंग, वो तो आगे बढ़ता है, लेकिन कैपिटल में फिजिकल कैपिटल भी आ रहा है, जो कि बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, ये तो डेप्रिशिएट होगी ना। तो इसलिए इन्होंने कहा कैपिटल जो है वो है सेविंग माइनस एक डेप्रिसिएशन। अब सेविंग कहाँ से करेंगे? हम इनकम से करेंगे, तो इनकम का ही कुछ प्रोपोर्शन S वो हमारी सेविंग होता है। तो आप इसको ये समझ सकते हो, अगर मेरी 10,000 इनकम है, उसी का ही तो कुछ पार्ट मैं सेव करूंगी ना। मान लो 10% मैंने सेव करा, तो मैं क्या कैसे निकालूंगी? 10% इंटू 10,000, तो वही आ गया। Y मेरी थी 10,000, S मान लो रेट मेरा 10% है, तो मैं इससे निकाल दूंगी मेरी सेविंग है 1,000 रुपीज। ठीक है, तो सॉरी एक सेकेंड, तो सेविंग हमारी होती है एक इनकम का प्रोपोर्शन, तो इनकम इंटू S। और यहाँ पे डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? वो भी तो कैपिटल पे ही लगेगा, तो डेल्टा जो है वो डेप्रिसिएशन का प्रोपोर्शन दिखाता है, और कैपिटल का कुछ पोर्शन, जैसे सेविंग इनकम का कुछ पोर्शन सेविंग है, वैसे ही कैपिटल का कुछ पोर्शन डेप्रिशिएट होगा। ठीक है, अब दोनों साइड में हम K से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे K से K डिवाइड किया, कट गया K और K, यानी कि चेंज इन K एट द टाइम, कि इंक्रीज करेंगे K को तो उसमें कितना एक्यूमुलेशन हुआ, कैपिटल हमारा कितना इकट्ठा हुआ, वो दिखाता है। और यहाँ पे Y बाय K है। अब हमने ये पढ़ा है Y इज इक्वल टू A के मॉडल से ही, तो क्या मैं Y इस K को नीचे ले आऊंगी? तो A नहीं हो सकता हमारा ये, आप ये देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, Y इज इक्वल टू है AK, मेरे को Y बाय K की वैल्यू निकालनी है, तो Y बाय K इज इक्वल टू A, तो मैंने वही लिख दिया, इसकी जगह मैं लिख दूंगी A। तो यहाँ पे मेरा आ गया S इंटू A माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो यही है यहाँ पे कैपिटल एक्यूमुलेशन का ये फॉर्मूला हो गया आपका। ये यहाँ से A की वैल्यू Y बाय K लिख ली है, और यहाँ पे जितना कैपिटल इम्पैक्ट होगा उतना ही हमारा आउटपुट में भी ग्रोथ होगा, क्योंकि कैपिटल हमने क्या पढ़ा, Y इज इक्वल टू AK, तो जितना हमारा इसमें ग्रोथ होगी उतनी ही इसमें भी होगी। तो मैं इसको रेदर देन डेल्टा K बाय K लिखने के बजाय मैं डेल्टा Y बाय Y भी लिख सकती हूँ, वो सेम ही बात है।
ठीक है, तो ये मेरी फाइनल इक्वेशन आ गई है S इंटू ए माइनस डेल्टा। अब यहाँ पे मैंने ये जो पेंसिल से लिखा हुआ है ये मैं जब लिख पाई जब मैंने सारी मॉडल्स को पढ़ लिया। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल जो मेरा ये निकला, अगर मैं S को लिखूं वो है मेरी मार्जिनल सेविंग भी कह सकते हैं या MPS भी कह सकते हैं, ठीक है, इनटू ए। ए यहाँ पे क्या है, मेरी एफिशिएंसी डिटरमाइन कर रहा है, या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। एक कैपिटल कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा वो एफिशिएंसी ही तो दिखाएगा ना, तो एफिशिएंसी लिखा हुआ है और माइनस डिप्रिसिएशन। अगर मैं डॉमर मॉडल पढ़ती हूँ ना, उसमें एक इक्वेशन है डॉमर की, ये वाली इक्वेशन है कि MPS इंटू MPK। तो MPS यहाँ पे भी है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, तो ए भी तो वही है। यहाँ पे जो ए लिख रहे हैं या एफिशिएंसी हम किसको बोल रहे हैं, ए को कह रहे हैं, और ए क्या है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल ही है, जो कि हमने डेरिवेट करा था, y इज इक्वल टू ए के है। अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ के निकालूं तो वो ए है, तो ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ के ही तो है। तो डॉमर ने जो इक्वेशन कही थी वो ही पॉल रोमन ने कही है, थोड़ा सा घुमाकर। उन्होंने बस ऐड ऑन कर दिया माइनस डिप्रिसिएशन, क्योंकि कैपिटल में कुछ पार्ट फिजिकल भी होता है जो कि डिप्रिशिएट होगा। ठीक है, अगर आप ये लिंक ना करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं आगे जब हैरेड-डॉमर मॉडल पढ़ाऊंगी तो उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। और मैं तो कहूंगी अपने नोट्स बना लीजिए, चाहे इनको कॉपी कर लीजिए, तो उसमें जब आप ज्यादा से ज्यादा बार उनको रिवाइज करोगे ना, आपको खुद ही लिंक पता चलेगा एक दो इक्वेशंस, सॉरी मॉडल के अंदर, कि अच्छा ये मॉडल में भी तो यही कहा गया था, अरे उसमें भी तो यही कहा गया था। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन। तो ये हमारी फाइनल लिखी है, ये यहाँ पे जो है ना ये इज इक्वल्स टू है, चाहे हम ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट बोल लें या ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल बोल लें, दोनों का मतलब यही है। एस मतलब MPS, ए मतलब टेक्नोलॉजी या एफिशिएंसी, कुछ भी ले लो आप, और माइनस डेप्रिसिएशन। ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए पॉल रोमर की, AK मॉडल की। ये इक्वेशन ये दिखा रहा है कि जब तक तुम्हारा SA डिप्रिसिएशन से मतलब हमारा अगर अमाउंट ज्यादा है तो इकोनॉमी का आउटपुट या वाई या आउटपुट वो ग्रो करेगा फॉर एवर, इवन विदाउट, चाहे एक्सोजिनस टेक्नोलॉजिकल फैक्टर हो ना हो, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब तक हमारा SA ग्रेटर है डिप्रिसिएशन से तो हमारा ग्रोथ होना पक्का है, क्योंकि इतना डिप्रिशिएट नहीं हो रहा जितना हमारा इन्वेस्ट हो रहा है या जितना हमारा आगे फर्दर ग्रोथ हो रही है। ठीक है, अब बात आती है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है AK मॉडल के। सबसे पहला, ग्रोथ रेट जो है आउटपुट का वो डिटरमाइन होगा राइट हैंड साइड, मतलब इससे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सेविंग बढ़ जाए तो ग्रोथ होगी, टेक्नोलॉजी बढ़ जाए मतलब A बढ़ जाए तो ग्रोथ होगी, और अगर डिप्रिशिएशन फैक्टर डिक्रीज होगा तो ग्रोथ होगी। इन सबका पॉजिटिव इम्पैक्ट, ये तो नॉर्मल मैथ्स है कि SA माइनस, हाँ, तो अब मैं यहां पर लिखूं ग्रोथ रेट, तो ये कब बढ़ेगी, जब या तो ये बढ़े या ये बढ़े या ये कम हो जाए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो ये तो उल्टा चलेगा, अगर मैं इसको कम करूंगी तभी तो ये पूरा कंपोनेंट मेरा बढ़ेगा, तो वही चीज ये लिखी हुई है। अब ये मेन पॉइंट है, दिस मॉडल डज नॉट शो एनी ट्रांजिशनल डायनेमिक्स व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ S एंड A ग्रोथ रेट जम्प्स। ये मॉडल में ना एक लिमिटेशन है, इस मॉडल में पॉल रोमर ने ये कह दिया कि S बढ़ेगा या A बढ़ेगा या ये कम होगा, हमारी ग्रोथ रेट ना जंप कर जाएगी, बहुत ग्रोथ रेट हो जाएगी, हमें कोई भी और फैक्टर की जरूरत नहीं है। बट इन्होंने ना कोई भी वर्किंग नहीं दिखाई उस चीज की कि कैसे चेंज होगा, कैसे वर्क करेगा। एक हम जस्टिफिकेशन तो मांगते हैं ना कि आप ऑन व्हाट बेसिस यू आर सेइंग, कैलकुलेशन दिखाइए हमें, इक्वेशन से प्रूव करिए, वो चीज नहीं थी। तो इसमें ये है, इट मीन्स हाउ द मॉडल वर्क्स इज नॉट क्लियर, वो नहीं बताया गया। इट डज नॉट शो एनी स्टोरी रिलेटेड टू ऑपरेशन, कि कैसे ऑपरेशन किया गया, जस्ट सेज इट हैपन, बस बोल दिया कि होता है, बात खत्म। अब अगर मैं आपसे कोई भी एक स्टेटमेंट कहूं, आप ये तो बोलोगे ना, ऑन व्हाट बेसिस श्वेता यू आर सेइंग,
किस बेसिस पे आप बोल रहे हो कि ये होगा? तो मैं आपको अगर कुछ क्लैरिफिकेशन दूंगी तभी तो आप बोल सकते हो हाँ अब ठीक है, अब मैं मान रही हूँ या मान रहा हूँ। तो सिमिलरली इस मॉडल का कोई भी ऑपरेशन मेंशन नहीं किया गया था, बस बोल दिया गया था कि एंडोजिनस है, एंडोजिनस ग्रोथ होती है, दैट्स इट। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा मॉडल इनकम्प्लीट है, तो आप कहोगे ए के मॉडल इनकम्प्लीट है क्योंकि ये बेस्ड है अजम्पशंस पे कि कांस्टेंट रिटर्न्स टू कैपिटल होता है और इसने कोई भी एक्सप्लेन नहीं किया कि क्यों डिमिनिशिंग रिटर्न्स कैपिटल का नहीं होता। देयर आर नो डिमिनिशिंग रिटर्न्स, इसने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, ये बस बोल रहा है कि कैपिटल का ना कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होता है, कांस्टेंट रिटर्न होता है कैपिटल का, जितना कैपिटल बढ़ाएंगे उतना आउटपुट बढ़ जाएगा। बट ऑन व्हाट बेसिस, ऑन व्हाट ग्राउंड्स यू आर सेइंग, वो कोई भी मेंशन नहीं था, इसलिए बोला गया ये मॉडल इनकम्प्लीट है। अगर आप बोल रहे हो कुछ कर रहे हो तो हमें रीजन तो दो, बताओ तो सही क्यों ऐसा हुआ है क्यों नहीं हुआ। बस यही है, एक ही मॉडल आपका खत्म हो गया। तो एक कोट मुझे अच्छी लगी, यस तो ये कोट मेरे को अच्छी लगी थी इसलिए मैंने यहाँ पे लिख कर दिया इसको ऐड। द वे टू गेट स्टार्टेड इज टू क्विट टॉकिंग एंड बिगिन डूइंग। बात करना बंद करो और काम पे ध्यान दो। और मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एक चीज बताना चाह रही हूँ कि जो भी आप टॉपिक कवर कर रहे हो, जो भी आप पढ़ रहे हो, उसके प्रॉपर नोट्स बनाओ, फर्स्ट थिंग। सेकंड, जब आप मान लो आपने 100 टॉपिक्स पढ़ लिए, एक आपकी रजिस्टर जो भी नोट्स जिसमें आप बना रहे हो वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो उनको रिवाइज करना ना भूलें। रिवाइज में मजा नहीं आता, मेरे को खुद पता है, मन भी नहीं करता कि पढ़ तो रखा है, ये दोबारा पढ़ने से क्या होगा, अरे पता है मेरे को सब कुछ, लेकिन नहीं, फिर भी मैं कहती हूँ उसको दोबारा रिवाइज करो। पूरा रजिस्टर मैं अपनी बताती हूँ, मेरा एक रजिस्टर कंप्लीट हो गया था, मैं दूसरे पे पहुंच गई, दूसरा भी मेरा आधा बनने वाला था। तो बात ऐसी होती है, अभी मैंने आपको पढ़ाया, आपको याद रहेगा, महीने तक भी रह जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक साल बाद यही चीज आप भूल जाओगे, वो कोई भी पर्सन भूल जाता है। तो मेरा भी ऐसे था, एक रजिस्टर मेरा कंप्लीट हुआ, दूसरा चल रहा है, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन उस पहले वाले रजिस्टर को 2 से 3 बारी रिवाइज पूरा करो। टॉपिक्स पे ध्यान मत दो कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा मेरे को 1000 टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। ध्यान दो कि अगर मैं 100 टॉपिक्स भी पढ़ रही हूँ पूरे सिलेबस में, अगर मेरे 100 टॉपिक्स ही हुए हैं तो 100 टॉपिक्स पे मेरी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए कि उन 100 टॉपिक्स में से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मेरा गलत नहीं होना चाहिए। तो आपको ये श्योरिटी रहेगी, क्योंकि पेपर में क्या होता है, एक टॉपिक आया, हमने ऊपर ऊपर से हाँ नाम तो सुना था, याद नहीं आया, लेकिन वो ऐसे केस में नहीं होगा जब आप 100 टॉपिक्स पढ़ोगे और उन पे अच्छी ग्रिप बनाओ। जब ये आपको लगे हाँ ये मेरे हो गए हैं, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आया आई विल आंसर, तब मूव ऑन करो एडिशनल टॉपिक्स पे। ठीक है, तो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।